हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किया गया वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। और ये वीडियो जो है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए दोनों के लिए है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में हिंदी में भी आंसर को कवर किया है और इंग्लिश में भी आंसर को कवर किया है, ठीक है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू होने से पहले आप लोग एक साथ में कॉपी पेन ले लीजिए। अगर आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप लोग क्या कीजिएगा, साथ में वीडियो को पॉज करके आंसर भी जो है लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉज अप्लाइंग दिस लॉ ऑब्टेन्ड द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम हिंदी में पढ़ें तो यहाँ पे बोल रहा है किरचॉफ के नियमों को लिखें एवं व्याख्या करें। इन नियमों के उपयोग कर व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था प्राप्त करें, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें दो क्वेश्चन गिवन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन है कि इस लॉ का यूज करके हमें व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ अगर पूछता है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर वो ये आंसर लिखते हैं तो उनके मार्क्स जो है वो बिल्कुल ही नहीं कटेंगे और उनको लिखना होगा ये। और साथ में मैं कह रहा हूँ कि आप लोग पेन से पॉज करके वीडियो को याद मतलब लिख लीजिएगा, उसके बाद पहले पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कोई आंसर देखिए क्या बोला है कि इट स्टेट्स दैट इन एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू देम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लूप रूल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लूप रूल भी कहते हैं। तो दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर इतना भी लिखते हो तो आपके मार्क्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को लिख के और याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेकंड में यहाँ पे बोल रहा है कि इस लॉ का यूज करके हम लोग को व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कैसे बैलेंस्ड किया गया। सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज वन ऑफ द एक्यूरेट्स अरेंजमेंट फॉर मेजरिंग एन अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। जो रेजिस्टेंस के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है उसमें एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज लगाया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। ये किस पे आधार है, तो किरचॉफ्स लॉ का जो नियम है उस पे आधार होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है कि इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस। इसमें कितने रेजिस्टेंस होते हैं, 4 रेजिस्टेंस होते हैं। यूज टू डिटरमाइन वन ऑफ दीज रेजिस्टेंस क्विकली एंड एक्यूरेटली इन टर्म्स ऑफ द रिमेनिंग 3 रेजिस्टेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये डायग्राम है। तो आप लोग पेन एग्जाम में सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको ब्लू और ब्लैक पेन छोड़ के कोई भी दूसरे पेन का यूज आपको करना ही नहीं है एग्जाम में। जब भी आप डायग्राम बनाइएगा, जैसे ये डायग्राम मैंने बनाया तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, पेन से बना दिया हूँ। आपको क्या करना है कि पेंसिल से बनाना है, तो वो एग्जामिनर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है आपको पहले पेंसिल से बना लेना है। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है एक्चुअली में, देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि व्हीट स्टोन इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन कंडीशन फॉलोज। तो बोल रहा है कि अगर हम व्हीट स्टोन को बैलेंस्ड तभी कह सकते हैं जब उसमें क्या होगा कि ये कंडीशन जो होगा वो फॉलो होगा, यानी कि P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एक्स लिए है। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, A बाई बी इक्वल टू C बाई डी भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एक्स माना हूँ। तो जब P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एक्स है तो क्या हम यहाँ पे हमें x निकालना है, तो हम x को ऐसे लिख सकते हैं आर क्यू बाई पी, ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग आराम से लिख सकते हैं ना, हाँ। तो चलिए देखते हैं। तो हमको क्या करना है, हम लोग को इसी चीज़ को प्रूफ करना है इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो हम लोग प्रूफ देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए। अब बस आपको ध्यान रखना है और इन सबको लिख के और अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बोला है कि लेट वी ए वी बी वी सी एंड वी डी बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए बी सी एंड डी, ठीक है। हमने पॉइंट ए बी सी डी पर यहाँ पे क्या किया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लिया है। पॉइंट ए देखो यहाँ पे, 1 सेकेंड, देखिए यहाँ पे पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी यहाँ पे है, पॉइंट सी, पॉइंट डी। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लिया भी ए भी बी भी सी एंड भी डी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया है। चलिए आगे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी दैट इज भी ए माइनस भी बी इक्वल टू I1P। देखिए तो अब भी ए माइनस भी बी कीजिएगा। यहाँ पे देखिए भी ए माइनस भी बी
वन सेकेंड, यहाँ पे भी ए एंड भी है ना यहाँ पे, ठीक है। तो भी ए माइनस अगर जब हम भी करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, I1P जो आएगा ये आ जाएगा, I1P आएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे देखिए तो इसको हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। इसी तरीके से जब आप डिफरेंशियल अक्रॉस जाएंगे भी माइनस भी पे तो वहाँ पे आपको I1Q आ जाएगा, तो इसको हमने इक्वेशन सेकेंड मान लिया, ठीक है। इसी तरीके से जब हम भी ए माइनस भी करेंगे तो हमें, जब आप डायग्राम देखोगे साथ में डायग्राम बना के कहीं पे रख लेना, तो वहाँ पे आपको I2R आ जाएगा, ठीक है। जब हम भी डी माइनस बी सी करेंगे तो यहाँ पे I2X आ जाएगा, तो हमने इसको इक्वेशन 3 मान लिया और इसको इक्वेशन कितना मान लिया, 4 मान लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए कि व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड देन नो करंट फ्लो थ्रू पाथ बिटवीन बी एंड डी। बोल रहा है कि जब ब्रिज बैलेंस हो जाता है तब कोई करंट फ्लो नहीं करता है, किस पाथ से, तो बी और डी के पाथ से जो है वो फ्लो नहीं करता है करंट। देख लेते हैं हम लोग बी और डी पाथ कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए जब ये बैलेंस हो जाता है तो इस बी से डी से कोई यहाँ पे करंट जो होता है वो फ्लो नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, देख लेते हैं हम लोग। तो बोला है कि सो पोटेंशियल, वन सेकेंड, सो पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट एंड डी पॉइंट विल बी सेम। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल जो होता है बी पॉइंट का और डी पॉइंट का दोनों क्या होता है जी, सेम होता है। देखिए मैंने हर एक को वर्ड वर्ड लिख दिया, अगर आप नहीं भी आता है पहले से तो आप खुद भी पढ़ के समझ जाओगे अच्छे से, काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लिख दिए कि फ्रॉम थर्ड इक्वेशन और फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन, तो यहाँ पे भी ए माइनस भी इक्वल टू I2 था। थर्ड इक्वेशन से हमने फिफ्थ इक्वेशन बनाया, भी माइनस बी सी इक्वल टू I2X हमने बना लिया यहाँ पे। तो जब देखो अब यहाँ पे इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 हम अगर लाएंगे यहाँ पे, तो I1P इक्वल टू I2R, वहाँ पे देखोगे यहाँ पे, तो I1P इक्वल टू I2R, I1Q इक्वल टू I2X। देखिए अब यहाँ पे I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, P/Q इक्वल टू R/X हो जाएगा। तो इसलिए ये हेंस क्या हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप लिखोगे आंसर तो आपके बिल्कुल 5 में 5 करेक्ट आंसर आएंगे, 5 में 5 मार्क्स मिलेगा आपको, इससे कम मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर चेक करता है, आपको प्रोसेस देखता है कि बच्चा को पता है कि नहीं पता है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम हिंदी में भी आपको पढ़ के सुना देते हैं, इतना डिटेल में तो अब हम नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग इक्वेशन को उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हो सकता है कि आंसर थोड़ा सा अलग हो बट प्रूफ तो सेम हम लोग को करना है। देखिए यहाँ पे हिंदी में क्या बोला है, किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं को बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चित्र में व्हीटस्टोन सेतु व्यवस्था दिखाई गई है। मैं नीचे चित्र बना दिया हूँ, वो अब मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। जब व्हीटस्टोन सेतु में चतुर्भुज रूप से जुड़े प्रतिरोधों के वन सेकेंड, प्रतिरोधों के मान इस प्रकार समायोजित किए जाए कि सेल की पूंजी K1 तथा धारामापी की कुंजी K2 दोनों बंद करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना आए, तो इस दिशा में सेतु संतुलित कहा जाता है। यानी वही है कि अब कोई, जैसे वहाँ पे हमने देखा था कि बी पॉइंट और डी पॉइंट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो दोनों क्या हो गया था, संतुलित हो गया था ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी से बताए, वहाँ पे ए बी को यहाँ पे K1 K2 को मान लिया गया है, ठीक है। बस हल्का सा डिफरेंस है। तो इंग्लिश वाले वीडियो भी इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आ जाएगा, यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। तो अब आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि सेतु की संतुलन अवस्था में सेतु की किसी दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। बराबर तो होता है, हमने देखा है। देखिए अब देखिए यहाँ पे ये चित्र देखिए, थोड़ा सा उससे डिफरेंट चित्र है, आपको जो सही लगे वो आप बना लीजिए, ठीक है। चित्र में बंद पाश ABDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम P/Q इक्वल टू R/S, वहाँ पे हमने X ले लिया था, हमने यहाँ पे S ले लिया है। तो हमें इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में ले गया हूँ। तो देखिए यहाँ पे I1 इंटू P प्लस 0 इंटू G माइनस I2 इंटू R इक्वल टू 0 होता है। तो देखिए अब यहाँ पे G क्या है, तो G जो है यहाँ पे धारा मापी का प्रतिरोध तथा इसमें धारा जो है वो कितना होता है, शून्य होता है। तो I1 इंटू P इक्वल टू I2 इंटू R हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार BC BD में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर I1 इंटू क्यू माइनस I2 इंटू एस प्लस 0 इंटू जी सब मिलके कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि I1 इंटू क्यू इक्वल टू I2 इंटू एस जो होता है, इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लिए, और पहला इक्वेशन से और दूसरा इक्वेशन से मिलके ये जो होगा, देखो यहाँ पे I1 इंटू पी, I1 इंटू क्यू, I2 इंटू I2 इंटू एस। तो अब आप खुद देखो ना, यहाँ पे I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा।
तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन के बोल रहा है यहाँ पे कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक साल लगभग पूछ देता है क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन को तो छोड़ के बिल्कुल ही नहीं जाना, ठीक है, पढ़ के ही जाना है। यहाँ पे क्या बोला है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, गॉस की प्रमेय लिखे एवं सिद्ध करें। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आंसर क्या बोला है। सबसे पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ लाइंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड सरफेस एलिमेंट डी एस। देखिए यहाँ पे हमने सरफेस एलिमेंट डी एस क्यों लिया, क्योंकि हमें छोटे वाले सरफेस का यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमने डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस लिया। ठीक है, देयरफॉर द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द होल सरफेस, तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस करना पड़ेगा। जब भी हमको किसी भी चीज़ को जोड़ना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू, तो टोटल फ्लक्स जो इक्वल होगा कितना, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन जब हम ई इंटू डी एस करेंगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आएगा। ये फिगर आप लोग अच्छे से ध्यान लिखिएगा, खास करके इसमें आपको गॉसियन सरफेस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस फिगर को ध्यान रखिएगा, या फिर आपको कोई दूसरा फिगर आता है तो आप दूसरा फिगर भी बना सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि लेट अस कंसीडर थिन प्लेन शीट। हमने एक थिन प्लेन शीट लिया है फिगर में, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज, और वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, विद अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा on the both sides of the sheet. Let P be the point of a distance from the sheet at which भी इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द गॉसियन सिलेंडर। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्रॉस कर रहा है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सिलेंडर से, ठीक है, तो वहाँ पे फाई इक्वल टू ई इंटू एरिया ऑफ द सर्कुलर कैप्स ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि एरिया का यहाँ पे फॉर्मूला हमने क्या लिखा है। यहाँ पे बोल रहा है कि सिंस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक लाइन जो है यहाँ पे फोर्स का, वो पैरेलल है किससे, कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर से। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द फ्लक्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द प्लेन शीट ऑफ चार्ज पासिस ओनली थ्रू द टू सर्कुलर कैप्स ऑफ द सिलेंडर। तो फाई इक्वल टू ई इंटू 24 हो जाएगा यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो यहाँ पे Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जो होगा इस यहाँ पे हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सिग्मा सॉरी Q इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, सिग्मा ए हो जाएगा। तो फ्रॉम पहला इक्वेशन का यूज करके हम लोग फाई इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिखेंगे। और आप जब देखोगे यहाँ पे इक्वेशन और इक्वेशन टू को, तो फाइनली जो होगा ए इंटू टू ए, वहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 24 नहीं है, यहाँ पे क्या करिए आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे ई इंटू टू ए हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा, जब भी आप वहाँ पे लिखिएगा तो ई इंटू टू ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप प्रूफ करोगे तो सिग्मा ए एप्सिलॉन, तो देखिए यहाँ पे ई इक्वल टू कितना, ये 2 इधर आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू, और ए से कैंसिल यहाँ पे, तो ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट जो होगा ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी, तो अभी उतना टाइम भी नहीं है आपके पास, क्या करना है, बस आपको लिख के 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे, आपको याद हो जाएगा। और क्वेश्चन हूबहू पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन में कोई ऐसा चेंज नहीं करते हैं वो लोग। तो हिंदी में भी हम लोग देख लेते हैं। अब हिंदी में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से लंबवत दिशा में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्र से संबंध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आपको पूछेगा कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो आप ये जो छोटा सा डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गॉस का नियम, यहाँ पे मैंने फिर थोड़ा सा अलग तरीका से, अब मैं 2 तरीका से बता दे रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख देना एग्जाम में। ठीक है, ये फिर भी काफ़ी इजी है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फलस्वरूप फाई ई उस पृष्ठ के कुल आवेश को 1 बाय एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यानी हमें प्रूफ क्या करना है, फाई ई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू जो है हमको ये प्रूफ करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्लस क्यू क्यूलम आवेश के कारण सिग्मा दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये तो सब फॉर्मूला सभी को मालूम होगा यहाँ पे, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डी फाई, हमने डी क्यों लिया, क्योंकि हमें छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाला, फिर बाद में जाकर क्या करना है, सबको जोड़ देना है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना। तो डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए होता है। तब देखिए यहाँ पे ई इंटू डी ए को जब हम
ये वेक्टर फॉर्म होता है ए डॉट बी का वेक्टर फॉर्म क्या होता है आप सबको मालूम होना चाहिए क्या ए बी कॉस थीटा हो जाता है ना। उसी तरीके से यहाँ पे ए इंटू डी ए को हम लोग क्या लिख देंगे ई डी ए कॉस थीटा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो डी फाई ई इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर कहाँ से आया, तो यहाँ पे जो ई का जो वैल्यू था उसको हमने यहाँ पे पुट किया और बाकी सब डी ए कॉस थीटा को हमने सेम रखा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू और आर स्क्वायर को हम इधर पुट कर देते हैं तो डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर आ जाता है ना। तो आगे देखिए अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे डी ओमेगा ये किसके बराबर होता है, डी ए कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब हम डी ए कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर की जगह पे डी ओमेगा लिख सकते हैं ना। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए डी डब्ल्यू इक्वल टू 4 पाई के बराबर होता है। तो जब हम पूरा के लिए यहाँ पे निकालेंगे तो पूरा के लिए जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू इंटू 4 पाई हो जाएगा और 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू हो जाएगा, इसलिए हमें ये क्या होगा प्रूफ होगा। आप इतना आंसर लिखोगे आपको 5 नंबर पक्का मिलेगा, वो टीचर आपको नंबर काट ही नहीं सकते हैं उसके बाद, ठीक है। अब तो वैसे ही बहुत कम मार्क्स काटते हैं वो लोग। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है हर एक साल कि राइट डाउन आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन इट्स बेसिस, ठीक है। बोल रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसकी व्याख्या आइंस्टाइन द्वारा कैसे की गई है, ये हमें क्वेश्चन में बताना है। तो ये देखिए सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, मतलब कि वो थियोरेटिकल टाइप का एक तरीके से क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन है नहीं, तो आप इसको याद करके चले जाओगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो लेट एम इज द मासेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन का मास को हम एम मान लिए और उसके वेलोसिटी को कितना हम भी मान लेते हैं, ठीक है। तो आगे बोल रहा है कि एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एच बी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस में हाफ एम बी स्क्वायर जो होता है यानी कि काइनेटिक एनर्जी, ये हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ द electron does not lose energy by internal collision as it escapes from the metal, the entire energy hv equal to w will be exhibited as the kinetic energy of electron, ठीक है। तो बोला है कि 10 hv equal to w represents the maximum kinetic energy of the ejected photon electron. तो if Vmax is the maximum velocity with which the photoelectrons can be ejected, then hv इक्वल टू w प्लस हाफ एम बी स्क्वायर जो होगा। और ध्यान रखिएगा ये क्या चीज होगा, ये मैक्सिमम हमेशा काइनेटिक एनर्जी होगा और इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। तो अब यहाँ पे क्या बोला कि दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और ध्यान रखिए इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है वो हम बोलते हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी V of the incident radiation is equal to the threshold frequency of the metal surface, kinetic energy of the electron is 0, then equation 2 becomes the hv naught इक्वल टू क्या हो जाएगा W, यानी कि वर्क फंक्शन। तो इसे हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया। जब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे ना, देखिए यहाँ पे 1 सेकेंड, जब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 वी गेट, तो हमको क्या मिलेगा, देखिए एच वी माइनस एच वी नॉट इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ये किसका मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे देखिए एच जो होगा वो कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों मैच है, और ये एच जब कॉमन में आ जाएगा तो वी माइनस बी नॉट आ जाएगा और यहाँ पे हाफ एम बी बी स्क्वायर जो होगा ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 सेकेंड क्या बोल रहा है यहाँ पे कि दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और ये जो है ये दूसरा फॉर्म है आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब हमें इसी में इसमें भी 2 क्वेश्चन था, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ठीक है पता चलेगा आपको। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का आप हमको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बताना है उसी के मेथड से, तो आप इतना लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं कटेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि व्हेन द लाइट ऑफ एनर्जी एच एफ फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, किसी मेटल सरफेस पे लाइट एनर्जी यहाँ पे गिरता है तो तब क्या हो रहा है कि देन इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब दिस एनर्जी, तब इलेक्ट्रॉन क्या करता है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड दिस विल बी यूज्ड इन फॉलोइंग 2 वेज, और ये जो होता है ये 2 तरीके से फॉलो होता है। पहला, ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज टू ओवरकम सरफेस बैरियर एंड इलेक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम इट, दिस पार्ट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो ध्यान रखिएगा कि वर्क फंक्शन हम लोग किसको कहते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन गिविंग ए वेलोसिटी v टू द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो हाफ एम बी स्क्वायर जो होगा, और ये तो v मैक्स तो हमेशा यूज होता ही है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स होता है, ठीक है। इसको हिंदी में देख लेते हैं कि हिंदी में क्या बोला है। हिंदी में भी मैं ऐसी बस बता दूँ क्योंकि इसको आप याद करना ही पड़ेगा आपको। जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश किसी धात्विक सतह पर पड़ता है
तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, ये भी मालूम हो गया हम लोग के। अब आइंस्टाइन देखते हैं कि इस चीज को कैसे प्रूव किए। तो आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की। आइंस्टाइन जो है वो मैक्स प्लांक द्वारा प्रतिपादित क्वांटम थ्योरी को आधार मानकर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सटीक व्याख्या की। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि मैक्स प्लांक के अनुसार आइंस्टीन साहब जो थे वो उन्होंने कैसे इसको प्रूव किया था, वो देख लेते हैं। तो मैक्स प्लांक के अनुसार प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। ठीक है, जिसे फोटोन या क्वांटम कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए हम सबको। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E=hv होती है, जहां v प्रकाश की आवृत्ति तथा h प्लांक नियतांक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को मात्र बाहर निकलने में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे धातु का कार्य फलन कहा जाता है। ठीक है, तो इसे फाई नॉट से व्यक्त किया जाता है। अलग अलग धातुओं के लिए फाई नॉट का मान भी भिन्न भिन्न होता है। यदि hv ऊर्जा के फोटोन द्वारा उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन का महत्तम वर्ग वेग जो है v मैक्स हो तथा m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार, यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, 1 सेकेंड। तो hv फाई नॉट प्लस हाफ mv² मैक्स लिख सकते हैं, या फिर इसी चीज को हम हाफ mv² मैक्स जो होगा या फिर hv माइनस फाई नॉट के बराबर जो होगा ये हो जाएगा। तो बोला कि इसी समीकरण को आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। ये चीज़ हमने पहले भी देख लिखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लिख दिया यहाँ पे क्या कि आइंस्टाइन के शब्दों में फोटोन कण के रूप में उत्सर्जित होकर मुक्त प्रकाश के वेग से संचरित होता है। इसका अस्तित्व तभी समाप्त होता है जब यह द्रव्य अंतर्क्रिया यानी कि इंटरेक्शन करता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है अगर आप इतना लिख देते हो ना तो आपका मार्क्स जो है वो नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से वीडियो को देखिए, हम लोग बहुत ही जल्द, आज है एक दूसरी वीडियो भी अपलोड होगी, तीसरी वीडियो भी अपलोड होगी, बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।